नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो फाइनली आज से आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए हमारी हिंदी वाली जो सीरीज़ है, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उसको आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्लास है और हिंदी का सिलेबस आपको पता ही है आरओ के लिए वोकैब के 6 टॉपिक्स हैं आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, विशेष्य विशेषण और आपका वर्तनी शुद्धिकरण से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पूछी जाएँगी। तो इसका क्या रहेगा, किस तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे? तो पहले जो 6 के 6 टॉपिक हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आपको कराऊँगा मतलब एक टॉपिक वाइज़ जो 6 टॉपिक हैं अपने वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद में जो जीएस की सीरीज़ चल रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 क्लासेस अब तक में जीएस वाली सीरीज़ जो आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस वालों के लिए चल रही है, तो उसके 12 क्लासेस हो चुके हैं और जिस तरीके से उसमें हम चीज़ों को कर रहे हैं, यानी क्वेश्चंस, ऑप्शंस और उसके साथ-साथ उसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये 6 टॉपिक हिंदी वाले जैसे ही समाप्त होंगे, तो फिर क्वेश्चंस पर हम यहाँ से सीधे स्विच कर जाएँगे, ठीक है? तो फिर हिंदी के जो भी क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या-क्या पूछा जा सकता है, उनके बारे में चीज़ें यहाँ से आगे तक आपकी एग्ज़ाम तक चलती रहेंगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास हिंदी की काफ़ी सारी सोर्सेज़ होंगी, आप काफ़ी जगह से हिंदी पढ़ रहे होंगे और यूट्यूब पे भी अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग तरह की किताबें बताई गई है। मैं किताबों के बारे में पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, कोई भी एक किताब उठा लीजिए, किसी भी ऐसी चीज़ के चक्कर में मत पड़िए कि वो वहाँ से लेके आएँगे किताब, यहाँ से लेके आएँगे, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई भी एक बुक आप फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं हमेशा सलाह देता हूँ, एक डिकोड एग्ज़ाम वाली बुक है, वो बहुत अच्छी है, ख़ास करके हिंदी के लिए और इसके अलावा आपका जो बहुत पुरानी किताब है, काफ़ी टाइम से चल रही है, आदित्य पब्लिकेशन। तो आदित्य पब्लिकेशन अगर आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और भी एग्ज़ाम्स के लिए आपने पढ़ी होगी, अगर वो पढ़ते चले आ रहे हैं, तो फिर उसी पर आप जो है टिके रहना है आपको। और मिस्टेक्स की बात होती है, तो 1-2 मिस्टेक्स हर जगह पे होती हैं, हर किताब में थोड़ी बहुत गलतियाँ पाई जाती हैं, तो उनसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप इतनी भी ज़्यादा गहराई से उसको नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको किताबों में गलतियाँ खोजनी है ना? तो एक आध गलती हो ही जाती है क्योंकि टाइप वाइप सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक किताब फ़ॉलो कीजिए, 50 किताबों के चक्कर में मत पड़िए। अब ये सीरीज़ आपकी किस तरीके से हेल्प करेगी, क्योंकि पहला डे है तो मैं 5 मिनट आपके इस पर लूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ कि किस तरीके से हम आगे चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तभी आप इसमें आगे जुड़ें। आपको लगता है कि हाँ, इस तरीके से काम होगा और आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये हमारे लिए इस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, तो ही आप इसमें अपना टाइम दें। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उससे अगर आप सहमत नहीं हैं, तो फिर आप अपनी बुक पर ही जो है टिके रहिए, उसी को आप रिवाइज़ करते रहिए, है ना? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्लास है तो 5 मिनट आपके मैं लूँगा ही लूँगा। तो इसमें क्या रहेगा, मैंने सबसे पहले बताया आपको 6 टॉपिक रहेंगे हिंदी के, पहले उनको समाप्त करेंगे, उसके बाद में एक तरीके से आप उसको प्रैक्टिस पेपर बोल सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में चीज़ें आपको प्रोवाइड यहाँ से कराई जाती रहेंगी, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी, है ना? अब इसमें जो 6 टॉपिक कराएँगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं पर्यायवाची, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है लोगों को, है ना? क्योंकि एक ही चीज़ के बहुत सारे मतलब होते हैं और बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। एक-एक शब्द के 10-10 पर्यायवाची हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10, 12, 15 तक भी ये संख्या पहुँच जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये पर्यायवाची शब्दों की जो संख्या है, आपके पास जो किताबें होंगी तो 500, 1000 और 1500 से कम किसी में नहीं होंगे। मिनिमम 500, 700, 800 के आसपास हर किताब में पर्यायवाची हैं। अब तो बड़ा चुनौतीपूर्ण ये विषय हो जाता है कि इसमें से हम पढ़ें क्या, है ना? और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है। अब कोई आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा है वो अलग बात है, लेकिन जब तक आप शब्दों को और वोकैब्युलरी को नहीं समझेंगे वो क्या कह रहा है, तो उससे शॉर्ट ट्रिक से कितने सारे आप पर्यायवाची याद कर सकते हैं। तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह वो काम नहीं करता। चीज़ों को समझना पड़ेगा, शब्दों को समझना पड़ेगा और याद ही करना पड़ेगा। पहली सच्चाई तो ये है। दूसरी, जो 1000-1500 वर्ड किताब में दे रखे हैं, ये आप भी जानते हैं, आप उन 1000, 1500, 1200 या 500 वर्ड्स को याद नहीं रख सकते हैं, कोई भी नहीं रख सकता, मैं भी नहीं रख सकता हूँ, है ना? तो अब चुनौतीपूर्ण चीज़ क्या हो जाती है कि उसको छोटा कैसे किया जाए? तो ये जो 6 टॉपिक मैं पहले कराऊँगा क्वेश्चंस पर आने से पहले, हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स पर आने से पहले ये 6 टॉपिक जो मैं कराऊँगा, तो इसमें मैं उस चीज़ को आपके लिए छोटा कर दूँगा। तो चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी बुक हो, तो जो भी वर्ड मैं यहाँ से करा रहा हूँ, जैसे पर्यायवाची के मैं 3 पार्ट दूँगा आपको, 3 पार्ट में मैक्सिमम 100 वर्ड होंगे, है ना? यानी 30-30 पर्यायवाची 3 वीडियो में लगभग 100 के आसपास वर्ड पर्यायवाची के रहेंगे। इतने से ज़्यादा हम किसी के भी नहीं लेंगे, बहुत सिलेक्टेड चीज़ें यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको कि आपकी जो बुक है उसमें आप जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड मैंने ऐसे ही अंदाजे से मार के नहीं लिखे हैं, पहली ये चीज़ ध्यान रखना। पुराने जो जुड़े हुए हैं,
जो थोड़ा भरोसा रखते हैं, उनको पता है कि भाई मैं टाइम लेता हूँ लेकिन चीज़ें बढ़िया लेकर के आता हूँ। तो इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हुए हैं आरओ के, उसमें किस तरीके के हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस चीज़ का मैंने विशेष ध्यान रखा है। इसी वजह से मैंने 100 वर्ड पूरी किताबों में से ढूँढ-ढाँड़ के निकाले हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको पता होंगे, ज़ाहिर-सी बात है ना? कुछ नॉर्मल भी होंगे और कुछ अच्छे खासे वर्ड भी होंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या किया गया है कि जैसे ये खग दे रखा है इसमें, है ना? पहला ही वर्ड लीजिए खग। तो खग के आप देखेंगे तो खग का पर्यायवाची आपको 2 तरीके से मिलेगा। किताबों में देखेंगे तो खग जैसे एक एक अल्फ़ाबेट के तौर पे चलता है, वहाँ से तो क से स्टार्ट होता है, तो क, ख, तो ख से खग आ जाएगा और खग के बहुत सारे पर्यायवाची होंगे। फिर जैसे-जैसे आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएँगे तो आगे एक वर्ड आएगा प, तो प से पक्षी, तो फिर पक्षी में भी इसके खग के 2, 4, 8, 7 जितने भी पर्यायवाची होंगे उसमें डाल देगा वो, है ना? तो इस तरीके से बहुत बड़ा मैटर हो जाता है उसका। तो खग के दे रखे हैं इसमें, तो खग के भी बहुत सारे पर्यायवाची होंगे और कोई-कोई पर्यायवाची तो देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 ही लिखे हैं, जैसे गुफा का, तो गुहा, गह्वर, कंदरा, विवर, बहुत ज़्यादा नहीं लिखे, मैंने बहुत सिलेक्टेड चीज़ें ली हैं। तो आपका जो मोटा-मोटे तौर पर जो सारा रिवीजन है वो तो इससे हो जाएगा, है ना? और इसके बाद में जो रही-सही कसर बचेगी, एक तरह से फिनिशिंग वाला काम होगा, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। तो मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, हिंदी वाली ये सीरीज़ अगर आप पूरा करते हैं, है ना? हिंदी वाली सीरीज़ अगर आप पूरा करते हैं, तो आप जिस दिन पेपर देने जाएँगे क्वेश्चन मिला लेना आप बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। बाकी आपने पढ़ा होगा हिंदी-विंदी, वो आप पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ते रहिए, लेकिन लास्ट टाइम पर अगर आपको रिवीजन करना है तो जो सिलेक्टेड वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको वही पढ़िएगा, है ना? जिसको ये सही लगे अप्रोच मेरी वो देख लीजिएगा, नहीं लगे आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ते चले आ रहे हैं वो पढ़ते रहिएगा, ठीक है? तो आज मैंने आपका ये थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम लिया है। इसको आज के लिए नेगलेक्ट कर देना, कल से इस तरह की बातें नहीं होंगी, सीधे अपने टॉपिक पे आएँगे, पढ़ाएँगे और चले जाएँगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची से। आज का पहला वर्ड है खग, ठीक है? खग आप सभी जानते हैं पक्षी, और खग यानी मैं जो-जो बताते चलूँ इसमें से, जैसे कोई भी वर्ड है जिसके हम पर्यायवाची देख रहे हैं, तो उसमें से 2-3 वर्ड ऐसे होते हैं, बड़े विशेष शब्द होते हैं, है ना? जो कि अक्सर करके एग्ज़ाम में टपक जाते हैं कहीं न कहीं से। तो खग है, तो खग में पक्षी आपको पता है, पक्षी से ही खग कहते हैं। इसको द्विज भी कहते हैं। द्विज क्यों कहते हैं? द्विज इस तरीके से याद रख लीजिए कि द्विज में मान के चलिए इनके 2 पंख होते हैं और जैसे मान 2 पैर होते हैं, ऐसे करके याद रख लीजिए तो द्विज, है ना? इसको द्विज बोल देते हैं। चिड़िया, खग, पक्षी, चिड़िया वो आपको पता ही होगा। कुछ विशेष शब्द जैसे द्विज याद रखना है खग के संबंध में आपको, इसको शकुनी भी कहते हैं। पक्षी-वक्षी जैसे आ जाते हैं, मान के चलिए घर में दाना-वाना चुगने आ रहे हैं तो अच्छा शकुन माना जाता है, इस तरीके से सोच लीजिए, शकुन माना जाता है अच्छा, तो इसलिए इसको शकुनी बोल देते हैं, है ना? ये दोनों वर्ड जो हैं ये खग के ही पर्यायवाची हैं। विहग भी खग का पर्यायवाची या पक्षी का पर्यायवाची होता है, विहंग भी होता है। तो ऐसा कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि विहग है, विहंग है, कहीं ये अलग-अलग नहीं है। विहग भी खग का होता है, विहंग भी होता है इसका। पखेरु, है ना? अंडज, क्योंकि ये अंडे देते हैं तो इनको अंडज कहा जाता है। शकुंत। अब इसमें से 3-4 वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। शकुंत याद रखो, अंडज याद रखो, पखेरु आपको पता होगा, विहंग आपको पता होगा। इसमें बस ये चीज़ देख लेना, विहग, विहंग दोनों खग के ही होते हैं। शकुनी और द्विज, ये 3-4 वर्ड याद रखेंगे खग के संबंध में। खग के लिए द्विज, शकुनी, अंडज और शकुंत, ठीक है? इसके बाद में गणेश। गणेश, गजानन, गज, आनन, आनन का मतलब सिर, है ना? तो गज माने क्या होता है? हाथी, हाथी का सिर जिनके है वो गणेश हैं। लंबोदर, जिनका उदर यानी पेट जो है वो कैसा है? लंबा है, गणपति हैं ये। इसमें से ये ज़्यादातर टर्म आपको याद होंगे, इसमें से विशेष रूप से हेरम्ब को याद रखना, हेरम्ब गणेश जी को कहा जाता है। इनको द्वैमातुर भी कहा जाता है। गजवदन, गजवदन, गजवदन इनको कहा जाता है गणेश को। गिरिजानंदन इनको कहा जाता है। विनायक आप सभी जानते ही होंगे। एक दंत, इनका एक दांत जो है आपने तस्वीरों में, मूर्तियों में देखा होगा, एक दंत इनको कहते हैं। वक्रतुंड, है ना? लंबतुंड, विघ्न विनायक, गौरी सुत, मोदक प्रिय, इनको लड्डू बड़े प्रिय होते हैं। लड्डू का ही भोग लगता है इनको, तो इसलिए मोदक माने लड्डू होता है, तो मोदक प्रिय इनको कहते हैं। मूषक वाहन, है ना? मूसे की सवारी करते हैं। महाकाय, इनका शरीर थोड़ा सा विशाल है। भवानी नंदन, ठीक है? भवानी यहाँ पर इनकी माता यानी जो पार्वती जी हैं उनको कहा गया है, वो भवानी की ही प्रतिरूप हैं। तो भवानी नंदन का मतलब होता है पुत्र, उनके पुत्र हैं गणेश। तो ये गणेश के याद रखेंगे यहाँ से। ग्रह के पर्यायवाची देखेंगे। भवन होता है, आप सभी जानते हैं। ग्रह को मंदिर भी कहा जाता है ना? अभी यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे घर है भाई तो मंदिर कैसे हो सकता है? घर भी मंदिर स्वरूप ही होता है। धाम भी इसको कहते हैं। घर आप सभी जानते हैं। सदन कहते हैं इसको। निकेतन याद रखना है विशेष रूप से।
अब यहाँ से याद रखने वाले मैं बीच-बीच में बताते चलूँगा, ये वर्ड याद रखने हैं और जो बता रहा हूँ मैं पर्यायवाची, जैसे मैंने अभी ऊपर खग का बताया, गणेश का बताया, ग्रह का बताया, इनको अपनी बुक में चाहो तो बुकमार्क कर लेना, थोड़ा-सा उस पे टिक मार लेना, हाइलाइट कर लेना, है ना? निकेतन याद रखेंगे, विशेष रूप से आगार भी घर को कहा जाता है। आलय, निलय, मकान ये सभी आपको पते हैं। आयतन भी इसको कहते हैं, ठीक है? घर को आयतन भी कहते हैं। आवास, निवास आप सभी जानते हैं। गेह इसको कहते हैं। जिसको मैं गोला कर रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ वो याद रखेंगे, ठीक है? गोला वाला विशेष रूप से याद रखेंगे। आयतन, आगार, गेह। शाला, ठीक है? शाला भी इसको कहते हैं। ओक याद रखेंगे विशेष रूप से। निकेत आपको पता होगा, आशियाना आपको पता होगा, अयनशाला इसको कहते हैं। ये ग्रह के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में गज की बात करते हैं। हाथी, हाथी के भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे तैयार की हैं। तो गज के होते हैं सर मतंग, वितुंड, कुंभी, ठीक है, हस्ती, कुंजर, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कुंजर काफ़ी बार पूछा जा चुका है और गयंद काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कुंजर, गयंद और कुंभी, वितुंड, है ना? ये याद रखेंगे गज के। गरुड़ के देखते हैं इसके बाद। गरुड़ को बोलते हैं खगपति, ठीक है भाई? गरुड़ पक्षियों में थोड़ा सा एक तरीके से बड़ा होता है, तो खगपति इसको बोल दो। एक तरह से लीडर बोल सकते हैं। खग माने पक्षी, आपने पहले पढ़ा है, तो खगपति पक्षियों का लीडर ऐसे कह सकते हैं याद रखने के लिए, खगपति। सुपर्ण इसको कहते हैं, ठीक है? गरुड़ को सुपर्ण कहते हैं। नागांतक कहते हैं। नागांतक मतलब सर्प वगैरह को ये खा जाता है, मार देता है, तो नागों का अंत करने वाला। वैनतेय, ये विशेष रूप से याद रखना है, वैनतेय, ठीक है? नागांतक तो आप समझ जाएंगे। सुपर्ण, वैनतेय, ये दो शब्द याद रखने हैं। इसके बाद में सरपारी, इसको भी आप समझ लेंगे, सर्पों से कनेक्शन है, ठीक है? सर्पों को, ये सरपारी, सरपारी का मतलब, इसको अगर तोड़ेंगे शब्द को क्या आएगा निकल करके? सर्प धन अरी, अरी का मतलब होता है शत्रु, सर्पों का शत्रु, है ना? विषमुख, इसको भी सर्प से जोड़ सकते हैं आप, तो ये भी गरुड़ का हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। खगेश, एक खगेश जो शब्द है और खगपति लगभग इनका एक ही मतलब है। देखिए खगेश, है ना? यानी खगों का ईश, यानी खगों में सबसे जो श्रेष्ठ है, या खगपति, तो ये दोनों लगभग एक ही अर्थ को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खगेश, खगपति, इनको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। सुपर्ण, वैनतेय, है ना? विषमुख, ये याद हो ही जाएगा यहाँ से। पन्नगारी, उरगारी, ठीक है? दोनों के पीछे गारी गारी आ रहा है, दोनों को याद रखेंगे। पन्नगारी, उरगारी, ये दोनों गरुड़ के होते हैं। और हरियान विशेष रूप से याद रखेंगे, वातनेय। तो सुपर्ण, वैनतेय, हरियान, वातनेय, और दोनों के पीछे इधर गारी गारी है, तो पन्नगारी, उरगारी, ये गरुड़ के हो जाएंगे। गाय की बात करते हैं। गऊ आप सभी जानते हैं इसको, गौ, ठीक है? ये भी याद है। सुरभि, ये याद रखेंगे, गाय का सुरभि होता है। गाय को गौरी भी कहते हैं, गाय को गो भी कहते हैं। गैया, ये सभी जानते हैं। धेनु आप सभी जानते हैं। भद्रा, ये याद रखेंगे, गाय का विशेष रूप से भद्रा। भद्रा क्या होती है? गाय होती है। और दोग्धी, दूध देने वाली, है ना? ये भी गाय होती है। गुफा के याद रखेंगे, गुफा को गुहा भी कहते हैं, इसको गहवर भी कहते हैं, कंदरा भी कहते हैं और विवर भी कहते हैं। इसके बाद में गधा आता है। गधा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? वैसे गधे की कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन गधा पर्यायवाचियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाचियों में तो ये मान के चलिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है गधा। तो गधे को दूसर कहते हैं, ठीक है? वेशर, धूसर, वेशर। खर, ठीक है? गर्धव, गर्धव तो समझेंगे, गर्धव, गधा, एक ही से आ रहा है। वैशाख नंदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैशाख नंदन। गधे को वैशाख नंदन कहते हैं, है ना? गंगा के बारे में बात करते हैं। गंगा के तो ज़्यादातर आपको पते होंगे। देव नदी, है ना? सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो देवताओं की नदी देव नदी बोल देते हैं। मंदाकिनी इसको बोलते हैं। अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी, भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरधुनी, नदीश्वरी, है ना? ये गंगा के हैं। अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, तो इसमें से वन, जंगल, ये आपको पते होंगे, है ना? विपिन कहते हैं, विपिन विशेष रूप से याद रखेंगे। अटवी, विपिन, अटवी, दोनों महत्वपूर्ण हैं। और कांतार बहुत महत्वपूर्ण है अरण्य के मतलब में, जंगल के मतलब में। कांतार, अटवी, विपिन और कानन, ये अरण्य के हैं सर। इसके बाद में अचला, अचला जो एक तरह से वैसे मतलब अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो धरती भाई अपनी अक्ष पर भी घूमती है, सूर्य का चक्कर भी लगाती है, तो वैसे अचला मतलब एक तरीके से जो स्थिर है, चलती नहीं है ना? तो पृथ्वी जो है, अचला पृथ्वी के लिए यूज होता है।
और यहाँ से देखेंगे धरती आप सभी जानते हैं, धरा, पृथ्वी, धरती, धरा, ये बड़े नॉर्मल से टर्म है। यहाँ से याद रखना है मेदिनी महत्वपूर्ण है। अचला यानी पृथ्वी के लिए मेदिनी महत्वपूर्ण है। इला, वसुंधरा आप सभी जानते हैं, वसुधा आप सभी जानते हैं, क्षिति, मेदिनी, इला, क्षिति, उर्वी। ठीक है, ये 4 टर्म जो है वो विशेष रूप से याद रखेंगे पृथ्वी के लिए, मेदिनी, इला, क्षिति, उर्वी। इसके बाद में अमृत की बात करते हैं। अमृत, सोम, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपको पता होगा। सोम, पीयूष, अमी, अमी महत्वपूर्ण है। सुधा, अमीय, अमीय भी ये अमृत का होता है। सुरभोग, मधु, देखिए मधु शहद को भी कहते हैं, है ना, शहद को भी तो कहते हैं, तो यहाँ से थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, अमृत को भी मधु कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। जीवनोदक, ठीक है, जीवन का उदय करने वाला जीवनोदक, अमृत। तो मधु, अमीय, अमी और पीयूष, ये विशेष रूप से याद रखेंगे। अश्व, अश्व के बारे में बात करते हैं तो घोड़ा आप सभी जानते हैं, रवि शुद्ध, ठीक है, रवि शुद्ध। अब रवि का मतलब क्या होता है सर? रवि का मतलब सूर्य होता है, सूर्यपुत्र, इस तरीके से याद रख लेंगे घोड़े को आप। हय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हय घोड़े का होता है, ठीक है, ये शायद पूछा भी गया है आरओ में, घोटक पूछा गया था, है ना। तुरंग याद रखेंगे, सैंधव, सैंधव बहुत इंपॉर्टेंट है घोड़े के संदर्भ में, सैंधव याद रखेंगे, सैंधव, घोटक, तुरंग, हय, बाजी। आकाश के बारे में यहाँ से देखते हैं, आकाश का होता है अंबर होता है, गगन होता है, आसमान, फलक, नभ, ये सभी आपको पता होंगे। व्योम, अनंत जो है ये भी आकाश का होता है। अंतरिक्ष भी कहते हैं आकाश को, कंफ्यूज मत हो जाना, आकाश अंतरिक्ष, है ना। वैसे आकाश और अंतरिक्ष एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है ज्योग्राफी में, वो एक अलग चीज़ है। अंतरिक्ष, आकाश, यहाँ से हम पर्यायवाची कर रहे हैं तो आकाश के संदर्भ में अंतरिक्ष भी याद रखेंगे। शून्य भी इसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश को शून्य भी कहा जाता है, आकाश को अभ्र भी कहा जाता है, पुष्कर भी कहते हैं इसको, पुष्कर तालाब को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं, याद रखेंगे। तारापथ, ये आप यहाँ से इसको तो याद करने में दिक्कत होगी ही नहीं आपको। तारापथ मतलब यहाँ पे तारे आपको आकाश में ही दिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा दिव, ठीक है, दिव याद रखेंगे। खगोल, जब आप अंतरिक्ष याद रख सकते हैं तो खगोल भी याद रख सकते हैं आकाश के संदर्भ में। एक इसका हो गया द्यो, ठीक है, द्यो। अब ये जो मैंने लिखा है ये अंग्रेजी में लिख दिया है मैंने भाई, क्योंकि अब मुझे वो की नहीं मिल रही थी इसकी, कैसे लिखूं इसको, ध्यू, ठीक है, ये ऐसे करके था ध्यू, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी आकाश का होता है। आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, तो रवि, भानु, रवि आपको पता होगा सूर्य को कहते हैं, भानु, भास्कर, सूर्य, इसको प्रभाकर भी कहते हैं, इसको दिवाकर भी कहते हैं, इसको दिनकर भी कहते हैं। सविता इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आदित्य के संदर्भ में, ठीक है, सविता हो गया, और दिनेश हो गया, दिनमणि भी इसको कहते हैं, और मित्र भी इसको कहते हैं। आम का देखते हैं, आम का इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आम का होता है आम्र, फलों का राजा होता है तो इसको फलश्रेष्ठ बोल देते हैं। महत्वपूर्ण है सहकार, ठीक है, महत्वपूर्ण है रसाल, ये ऐसे हैं जो अक्सर करके पूछे जाते हैं। आम का सहकार याद रखेंगे, रसाल याद रखेंगे। इसके अलावा इसको पियम्बू कहते हैं, पिक बंधु कहते हैं, पिक प्रिय कहते हैं, पिक वल्लभ कहते हैं। तो इस पिक पिक सब में आ रहा है, देखो पिक बंधु, पिक प्रिय, पिक वल्लभ, तो ये इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर लेंगे। अति सौरभ, ठीक है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में, मधुर लगता है, तो अति सौरभ इसको बोल देते हैं। अमृत फल इसको बोल देते हैं। अम्ब, ठीक है, अम्ब याद रखेंगे, और मधुरासव। तो यहाँ से 3-4 जो वर्ड हैं आम के संदर्भ में वो आपको याद रखने हैं। एक तो यहाँ से याद रखेंगे अम्ब, मधुरासव, सहकार, रसाल, और इसमें से एक याद कर लेना पिक बंधु, ठीक है, तो उस तरीके से आप रिलेट कर लेंगे चीज़ों को, पिक बंधु, पिक प्रिय और पिक वल्लभ। इसके बाद में आँख पे आते हैं, आँख को नयन कहते हैं, आँख को नेत्र भी कहते हैं। चक्षु, ठीक है, चक्षु कहते हैं, आँख को लोचन कहते हैं। ये जो तीनों चारों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्षु, लोचन, दृग और अक्षि, है ना। अंबक भी इसको कहा जाता है, चख कहा जाता है, ईक्षण कहते हैं, विलोचन कहते हैं इसको, दीदा, जैसे गाँवों में सुनते होंगे तेरे दीदे फूट गए हैं क्या, तो वो दीदे मतलब आँख, दीदार करना, आँखों से ही तो दीदार किया जाता है, तो ये दीदा हो जाता है आँख। प्रेक्षण, है ना, तो ये सभी आँख के हैं। आकाश गंगा के देखते हैं तो मंदाकिनी, नभो नदी, स्वर्ग नदी, सुर नदी, नभ गंगा, ये आकाश गंगा के हैं। महादेव के ऊपर आते हैं,
महादेव को शंकर कहते हैं, इनको हर कहते हैं, महेश कहते हैं, शिव कहते हैं, शंभू कहते हैं, गिरीश कहते हैं, चंद्रशेखर, ठीक है, नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, वामदेव, कैलाशपति, आशुतोष। ये ज़्यादातर आपको याद होंगे इसमें से, क्योंकि ये वर्ड हम अपने दिन में यूज़ करते हैं और इनके मतलब भी बड़े सीधे सीधे से हैं, तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ये दो विशेष रूप से यहाँ से याद रख लेना, वामदेव और आशुतोष। इनमें आपको थोड़ा सा भूलने का थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है ना, आशुतोष और वामदेव। मक्खन, मक्खन को माखन, तो बड़ा सिंपल सा है। दधिसार इसको कहते हैं। दधी माने होती है दही, और दही का सार जो होता है, दही का निचोड़ जो होता है, वो मक्खन होता है। नवनीत इसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। मछली के बारे में बात करते हैं। मछली का मीन होता है, आप सभी जानते हैं। मत्स्य भी इसको कहते हैं। जल जीवन भी मछली को कहा जाता है। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शफरी और झष। आप किताबों में देखेंगे इनके बहुत सारे पर्यायवाची आपको मिलेंगे, लेकिन ये सीरीज ही मैंने स्टार्ट इसलिए करी है कि आपका जो प्रेशर है, आपका जो लोड है, अतिरिक्त दबाव है, उसको मैं थोड़ा सा रिलीज कर सकूं, जिससे आपको थोड़ी सी चैन की सांस मिले, आपको थोड़ी सी राहत महसूस हो, है ना। इसके बाद में मदिरा, मदिरा के ऊपर बात करते हैं। मदिरा को दारू शराब ये तो आप सभी जानते ही होंगे। सोम भी इसको कहा जाता है, मदिरा को सोम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आसव, ठीक है, आसव। मधु भी मदिरा को कहा जाता है। मध्य कहते हैं इसको, मध्वासव कहते हैं इसको, सुरा कहते हैं इसको। वारुणी, हाला, हाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। हाला, वारुणी, मध्वासव। देखिए जिसके पीछे आसव आ रहा है वो मदिरा में आ जाता है, आसव जो होता है ना। तो हाला, सुरा, वारुणी, मध्वासव, ये याद रखेंगे। मेघ, बादल के बारे में बात करते हैं, तो मेघ का मतलब बादल। जलचर, धराधर, ये आपको पते होंगे। घन आपको पता होगा। वारिद इसको कहते हैं, याद रखेंगे, मेघ का वारिद होता है। जीमूत इसको कहते हैं। जब वारिद आप याद रख सकते हैं तो वारिधर अपने आप याद हो जाएगा। वारिद, वारिधर, है ना। तो यहाँ से वारिद याद रखेंगे, जीमूत याद रखेंगे। पयोद बादल को कहते हैं, पयोद याद हो जाएगा तो पयोधर भी याद हो जाएगा। तो वारिद, जीमूत, पयोद आपको याद होगा। नीरद इसको कहते हैं, जगजीवन कहते हैं, अम्बुद कहते हैं, ये सभी मेघ के हैं। मेंढक के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंढक भाई, मेंढक बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में जो इम्पोर्टेंट नहीं होते वो कभी कभी अलग चीज़ों में थोड़ी उनकी जो इम्पोर्टेंस है बढ़ जाती है। मेंढक, दुर्दग, ठीक है, दुर्धर इसको कहते हैं। चातक कहते हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। मंडूक मेंढक का आपको पता होगा। भेक इसको कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। शालूक इसको कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ये चार शब्द मेंढक के संदर्भ में याद रखेंगे। दुर्धर मेंढक को कहा जाता है, चातक इसको कहा जाता है, भेक इसको कहा जाता है, शालूक भी इसको कहा जाता है। मोर भी महत्वपूर्ण है, मोर का याद रखेंगे। मोर को मयूर, ये तो आपको पता ही है। शिखंडी कहते हैं मोर को सर, ठीक है। ध्वजी कहते हैं इसको। मोर का भी कंठ कैसा होता है, गला नीला होता है, तो इसको नीलकंठ भी कहते हैं। भुजंगारी, गरुड़ को भी कहा जाता है, भुजंगारी मोर को भी कहा जाता है, क्योंकि मोर भी सर्प को मार देता है, ये भी सर्प का दुश्मन है। तो भुजंगारी गरुड़ को भी कहते हैं, मोर को भी कहते हैं। नीलकंठ आप उसको देख के ही समझ जाएंगे, मोर तो देखी होगी सबने। सारंग इसको कहते हैं। केकी, कलापी, शिखी, ठीक है। तो सारंग, केपी, केकी, कलापी, शिखी, ये तो चारों बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये चारों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक हरि याद कर लेना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन इस पैदा कर सकता है। हरि, हरि मतलब जनरली भगवान के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मोर के लिए भी यूज होता है, हरि। इसके बाद में यमुना, यमुना पूछा गया था। यमुना का कृष्णा होता है, ठीक है। कृष्णा यमुना को कहते हैं, क्योंकि भाई इस तरीके से रिलेट कर लीजिए कि यमुना का कनेक्शन कृष्ण से बड़ा है। यमुना के किनारे ही इन्होंने जो है अपने जीवन के काफ़ी समय गुजारा था। यमुना के किनारे इसने रासलीलाएँ करी थी इन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें, यमुना, वृंदावन, मथुरा, ये सभी आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो कृष्णा, यमुना, ठीक है। तो जमुना, जमुना तो एक तरीके से तद्भव शब्द के रूप में यूज हो जाता है। गाँव हम जैसे अपनी जो आम भाषा है उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। काल गंगा इसको कहते हैं। कालिंदी महत्वपूर्ण है। अर्कजा महत्वपूर्ण है। रवि तनया, ये भी महत्वपूर्ण है। जब आप रवि तनया याद कर सकते हैं, है ना। ये तीन शब्द जो दे रखे हैं अंतिम वाले, रवि तनया, सूर्यसुता, भानुजा,
तो इनको एक ही देखिए, रवि का मतलब सूर्य होता है, सूर्य बीच में दे ही रखा है, भानु का मतलब भी सूर्य होता है। तो रवि तनया, सूर्य सुता, सूर्यपुत्री, रवि तनया रवि की पुत्री, भानुजा ये भानु की पुत्री है ना। तो ये तीनों लगभग एक ही मतलब है, तो बीच में इनको इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा। रवि तनया सूर्य सुता भानुजा, ये तो इस तरीके से याद हो जाएंगे। तरण तनुजा इसको कहते हैं, अर्क सुता कहते हैं। बाकी कालिंदी और अर्कजा ये दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसके बाद में रसना आती है। रसना जीभ को कहते हैं, रसेंद्रिय इसको कहा जाता है, जबान, जिह्वा, रसिका। रमा, रमा लक्ष्मी जी, ठीक है, तो इनको श्री कहा जाता है। कमला इनको कहते हैं इंदिरा। कमला इंदिरा दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं लक्ष्मी जी के बारे में। कमला इंदिरा याद रखेंगे। अब ये तीनों शब्दों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लक्ष्मी कांता विष्णु प्रिया, विष्णु की पत्नी है, और कमलाशना कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। कमला इंदिरा ये दोनों विशेष रूप से याद रखेंगे। श्री भी इनको कहा जाता है। रश्मि के बारे में बात करते हैं। रश्मि को बोलते हैं किरण, किरण को कर भी बोलते हैं। इसके अलावा इनको अंशु भी बोलते हैं। मयूख और मारीच ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है रश्मि के संदर्भ में। इसके बाद में रात्रि, रात्रि पूछा गया था लास्ट ईयर जो कैंसिल हुआ है उसमें। तो रैन, रात्रि, रजनी ये तो आपको पते होंगे रात के। शर्वरी इनको कहा जाता है। इसको तमी कहते हैं। तम माने क्या होता है, देखिए तम तम जहाँ पे आए तो वो या रात्रि का है, समझ लें। तम माने अंधकार होता है ना। तो तमी अंधकार वाली जो चीज़ है वो रात्रि हो गई। तमिश्र हो गया, तमश्रा हो गया। तो ये तो यहाँ से फिनिश हुए। तमी, तमिश्रा, तमिश्रा, तम माने अंधकार है ना। शर्वरी याद रखेंगे। इसके बाद में विभा याद रखेंगे। निशा आप सभी जानते हैं रात्रि होती है। निशीथ याद रखेंगे। छपा याद रखेंगे। यामिनी और विभावरी महत्वपूर्ण, ये 3-4 वर्ड बड़े महत्वपूर्ण हैं। शर्वरी, तमी, विभा, यामिनी और विभावरी, है ना। जब आपको विभा याद है तो विभावरी भी याद हो जाएगा। राशि के बारे में बात करते हैं। राशि को बोलते हैं समूह। पुंज, पुंज भी एक तरह का समूह होता है। ढेर ये राशि के हैं। राजा, राजा के आप सभी जानते होंगे। इसमें से बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं राजा वाले याद करने में, क्योंकि राजा के ज़्यादातर आपको पते हैं। राजा के जो पर्यायवाची हैं वो औरों के साथ में जुड़कर भी पर्यायवाची बनाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों में जुड़ जाते हैं राजा के पर्यायवाची। तो नरेश, सम्राट, महीपति, नृप, नृपति, भूप, महीप ये सभी आपको याद हैं। राव याद कर लेना। वैसे राव, राव भी याद हो जाएगा अगर आप हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ते होंगे तो। जो राजस्थान के जो राजा होते थे वो राव लगाते थे, है ना। तो राव भी राजा होता है। नरेंद्र, भूस्वामी, भूफल, नरपाल ये सभी राजा के हैं। तो ये बड़े सिंपल से हैं। तो ये आज के थे। ख़त्म भी हो गया यार, सेशन जल्दी ख़त्म हो गया। कितना टाइम हुआ है? 27 मिनट, हाँ ठीक है। इसीलिए मैंने छोटे-छोटे बनाए थे कि एकदम, क्योंकि जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं फिर वो 500 एक साथ करा दें तो फिर वही कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो 30-30 वर्ड, 30 आज हमने देखे, लगभग 30 के आसपास होंगे, गिने नहीं है मैंने। और 30 ही सेकंड वाले में होंगे और 30-35 के आसपास तीसरे वाले पार्ट में होंगे। तो ये तीनों पार्ट आपको लगातार मिलेंगे। कल इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट परसों। तो इस तरीके से आप इन पर्यायवाची को थोड़ा सा देख लेना, इनको ठीक तरीके से समझ लेना, याद कर लेना, है ना। बाकी 6 के 6 टॉपिक है जो समझाने वाले टॉपिक है। देखिए इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ तक भी मैंने कोशिश करी थोड़ा समझाने का प्रयास ही किया है आपको। बाकी के जो समझाने विशेष विशेषण है उसमें थोड़ा-सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा विशेष विशेषण का, उसको देख लेंगे। वर्तनी वाले में थोड़ा-सा हमारी शब्दों की जो जानकारी है वो थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए, बहुत गहराई से चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। कहाँ बिंदी लगती है अंक की, कहाँ हलंत लगता है, कहाँ विसर्ग लगता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, है ना। तो वो सारी चीज़ें एक कॉन्सेप्ट के साथ में कराएँगे। बाकी जैसे तत्सम तद्भव है उसमें भी थोड़ी-सी जानकारी होती है, बाकी तत्सम तद्भव तो बहुत आसान होता है पहचानना। कोई बहुत अलग ही टाइप का वर्ड आ जाए उसको नहीं, बिल्कुल दोनों तत्सम तद्भव के शब्द ही, वो जो वर्ण होते हैं उसके अंदर वो ही अलग अलग हों तो तब दिक्कत होती है। बाकी जो नॉर्मल शब्द हैं तो वो तो याद हो ही जाते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुज उसका हो जाता है ना। तो ये बिल्कुल जुड़े हुए से होते हैं तो उसमें ज़्यादा समस्या आती नहीं है। एक पर्यायवाची थोड़ा समस्या करता है, और एक मैंने देखा है लड़कों में थोड़ी-सी समस्या रहती है विशेष विशेषण को लेकर के, उसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है, तो उसको मैं ईज़ी वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी ये हिंदी का पहला था। आज मैंने शुरुआती आपके थोड़े 5-10 मिनट लिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और बाकी का जो जीएस वाला वीडियो है वो शाम को आएगा, है ना।
शाम को 7 बजे के आसपास वो वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल दिमाग को एकदम संतुलन में रखिए, फ्री रखिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ शानदार चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।